हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। हमने पहले डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा था, उसके बाद आपका डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसमें पहला है आपका रेडियन। द रेडियन तो रेडियन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ arc and the radius of circle from which that arc is taken। इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि आपके पास कोई सर्कल है, उस पर आपने पार्ट लिया है। ये मान लीजिए ये आपने एक आर्क ले लिया है जिसने एक एंगल बनाया है डी थीटा। और ये आपका जो आर्क है ये डीएस है, और ये रेडियस जो है सेंटर से यहाँ तक ये आर है। तो जो आपका रेडियन है वो आपका रेशियो है, डी थीटा जो है, डी थीटा जो आपका रेशियो है ये आपका आ गया डी एस बाई आर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फुल सर्कल लिया है और हम कह रहे हैं कि इस फुल सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है ये आपकी है एस, इसकी रेडियस है आर। तो एस इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 पाई आर हो गया। और इसलिए को आप लिख सकते हैं, यानी कि 2 पाई क्या आपका एक एंगल है। ठीक है, यानी ये एक एंगल है। एस जो आपका एंगल है पूरा कंप्लीट 2 पाई। इस एंगल को अगर आप थीटा नाम दे दें, एस बाय थीटा इज इक्वल टू आर हो सकता है। और इंस्टेड की आपका मान लीजिए हाफ सर्कमफ्रेंस होता, इसको मैं एस हाफ बोल देता हूँ, एस हाफ एस एस बोल देता हूँ, एस हाफ मतलब हाफ सर्कमफ्रेंस है। तो यही आपका पाई आर होता। अगर इसको मैं आधा ले लेता हूँ, अगर इसका मैं आधा हिस्सा ले लेता हूँ तो ये आपका एस इक्वल टू पाई आर होता। तो हमने ओरिजिनली क्या किया है, ओरिजिनली हमने किया कि एस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अब थीटा अपना हाफ है, थीटा भी अपना कितना इधर इसको हटा देता हूँ बस। एस हाफ जो अपना पाई आर है। पर अगर आप फिर भी अगर आप रेशियो देखेंगे, ये भी अपना एक एंगल ये एस एच है और ये अपना एंगल पाई है, ये आर है। तो ये फुल थीटा था, थीटा फुल कह देता हूँ इसको मैं। ये कोई आपका यहाँ पे पाई है, ये थीटा हाफ बोल देता हूँ इसको मैं। यानी कि डेफिनेशन में क्या है कि आपका एस बाई थीटा जो है वो आर के इक्वल है। और यहीं से आप अगर मान लीजिए एक स्मूथ पोर्शन ले लें,
एक स्मॉल पोर्शन, इसी में से रेडियस आर है और एक स्मॉल पोर्शन आपने ले लिया है, इसी को हम आर बोल रहे हैं। और स्मॉल पोर्शन की जो आपने सरकमफ्रेंस है वो आपने ds ली है और ये r है और इस एंगल को आपने डी थीटा बोल दिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये रेशियो r के बराबर है, ये रेशियो r के बराबर है, यानी कि मैं कोई भी सरकमफ्रेंस का हिस्सा लूंगा ds और उसके नीचे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल डी थीटा लूंगा तो r के बराबर ही आएगा। और यही आपका इस रिलेशन में दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं डी थीटा इज इक्वल टू ये आएगा ds बाई r, या फिर सिंपली हम इसको लिख देते हैं, अगर आपको याद रखना ये r इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। एंगल वही जितना उस आर्क ने बनाया है, फुल एंगल नहीं लेना है जितना आर्क ने एंगल बनाया है। अगर आपको आर्क को आप पूरा घुमा देंगे ऐसे तो तब आपका एंगल 2 पाई बनता वो। और इसी में आपका जनरली हम टर्म यूज करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई रेडियंस। हम सर्कल में पढ़ते हैं ये पाई है, ये 2 पाई है, इस तरह चीजें हम पढ़ते हैं। तो आपका है पाई पाई रेडियन आपका किस बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये फुल सर्कल आपका 2 पाई में होता है तो वो जो पाई रेडियन ना 180 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ से 1 रेडियन निकालेंगे 1 रेडियन आपका हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, या 1 रेडियन आप इस वैल्यू को आगे बहुत जगह यूज कर सकते हैं। और आप पाई की वैल्यू 7 बटा आप रख सकते हैं इसमें। पाई अगर 22/7 इसकी वैल्यू है तो आप वो रखेंगे तो आपका 1 रेडियन आ जाएगा 1 रेडियन 180 7/22, ये आपका बराबर आएगा 57.7 डिग्री। या तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं या आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं। ये था आपका रेडियन, ये तो था आपका एंगल 2D में। जब 2D की बात कर रहे हैं ये तब वैलिड था आपका, क्योंकि ये सर्कल है, यहाँ आपने आर्क लिया है, ये सारी चीजें आपकी 2D है। पर अब बात करेंगे जब आपका पास कोई 3D केस हो तो तब आप क्या करते हैं, वहां पे आता है आपका स्टाडियन। तो दूसरा केस है स्टाडियन। स्टाडियन को SR से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है आपकी इट इज डिफाइंड as the ratio of the intercepted area dA of the spherical surface described about the apex। ओ आप सेंटर कह सकते हैं एज द सेंटर to the square of its radius r। r तो इसको मैं लिख देता हूँ डी ओमेगा, ये आपका स्टैंडर्ड एंगल है, ये आपका है एरिया और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो। ये यही आंसर है कि आपका वो एंगल है जिसने सरफेस, जिसने अगर हम इसका सरफेस पे देखें, हम इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं जो सरफेस पे जाकर के डी एरिया कवर करती है, तो डी एरिया और जो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो है वो आपका एंगल स्टैडियन है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक फिगर यूज करता हूँ।
जस्ट ए मिनट। ये नेक्स्ट पे चला गया, कोई ना, हम ये स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फिगर है, आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये डी ओमेगा, यही है जो आपका सॉलिड एंगल है। और इन रेडियस ने जो सरफेस पे एरिया बनाया है, ये ऐसा है कि आप मान लीजिए कोई आपका स्फीयर है, उसमें से एक पोर्शन कट करके निकाला गया है। तो ये जो डी ए एरिया है और ये जो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरफेस की तरफ जा रही है, इसको अगर मैं समझाऊं, मान लीजिए स्फीयर है, तो सेंटर से सरफेस के ऊपर आप कितनी भी रेडियस ड्रा कर लीजिए, सारी रेडियस आपकी आर ही होंगी। तो ये सब रेडियस आपकी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। और ये जो आपका मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे सरफेस पे एक पोर्शन, मान लीजिए ये हमने ये रेडियस दी थी, तो ये सरफेस पे कोई यहाँ पोर्शन दिया हमने, ये वाला पोर्शन आपका डी ए है, तो ये वही वाला पोर्शन डी ए है। तो इसको समझने के लिए हम इस एरिया की, आपका ये जो है डी ओमेगा कैसे आता है, इसको समझने के लिए हम इस डी एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, जो रेडियस आर है वो सब बराबर है, तो ये जो पॉइंट्स है सब सेंटर से बराबर दूरी पे हैं। तो अगर इस डी ए को मैं एक रेक्टेंगल मान लूँ, अगर मैं कहूँ कि हमने एक बराबर पोर्शन कट किया है, यानी कि जो आर है वो सब एक डिस्टेंस है और हमने एक पोर्शन कट किया है डी ए, जिसकी ये मान लीजिए एक ही आपकी ब्रेड्थ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ये जो है लेंथ हो गई। इसको मैं अलग से ड्रा करूँ इधर, तो ये आपका कुछ ऐसा पोर्शन है, क्योंकि अभी स्फीयर पे है तो समझ नहीं आएगा। अगर इसको फ्लैट कर दूं, अगर समझने के लिए बिल्कुल इसको मैं इस लेयर को उतार के अगर एक फ्लैट सरफेस पे रखें, तो कुछ ना कुछ ये आपका ऐसा बन जाएगा, जो कि एक रेक्टेंगल की तरह है, जिसमें एक आपके पास ब्रेड्थ है और एक आपके पास लेंथ है। तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर एरिया निकालना आपको तो बी इंटू एल करेंगे, है ना। पर आप देखिए कि जो ये ब्रेड्थ है, असल में ये आर्क है, और हम आर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्क का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता था हमारा आर्क, आर्क बराबर है रेडियस इंटू एंगल थीटा। अभी हम अगर थीटा को हटा दें एक बार के लिए, तो यानी आर्क जो है प्रोपोर्शनल टू आर है ना। आर्क जो है प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि जो आपका बी होगा वो भी आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और एल है वो भी प्रोपोर्शनल टू आर होगा, क्योंकि आपका जो एल है वो भी सेंटर से एंगल जो बना रहा है, यानी कि ये सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो भी इसकी रेडियस आर है। जो आपका बी है वो भी अगर सेंटर से एंगल बना रहा है, तो उसका आपका भी आपका जो है एंगल आर ही है। तो अगर ये एरिया, यहाँ तो एरिया मैंने इसको ए लिखा है, पर असल में अपना एरिया जो डी ए है, तो अगर इसको डी ए को लिखेंगे, तो डी ए को क्या लिखेंगे हम, प्रोपोर्शनल टू बी इंटू एल है, यानी कि आर इंटू आर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊं, तो डी ए इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये जो कॉन्स्टेंट आया है यही हमारा एंगल है जो हमें चाहिए, इसी को हम स्टेडियन एंगल बोल रहे हैं, यानी सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। तो सॉलिड एंगल डी ओमेगा जो आपका हो गया, वो हो गया डी ए बाई आर स्क्वायर। इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मैंने एक इजी फिगर चूज किया है, जो रेक्टेंगल है वो समझना आसान, उसका एरिया कैलकुलेट करना आसान है। हो सकता है कि आप इसको आप सर्कल से सोल्व कर पाए, क्योंकि सर्कल को भी अगर डिवाइड करेंगे तो जो इधर वाला आर्क है ये भी
एंगल से सेंटर से एंगल बनाएगा, इधर वाला भी सेंटर से कोई एंगल बनाएगा, तो आप उस टर्म में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम इसमें वन स्ट्रेडियन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वन स्ट्रेडियन क्या होगा आपका, अगर यूनिट एरिया हो और यूनिट रेडियस हो तो आपका जो सॉलिड एंगल हो जाएगा वो आपका वन स्ट्रेडियन आ जाएगा, यानी कि वन स्ट्रेडियन is the solid angle subtended at the center of a plane of a sphere by that surface of the sphere which is equal to the square of the radius of the sphere, यानी कि वो केस जिसमें डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए, तब हम कहेंगे कि डी ओमेगा हमारा है वो वन स्टेरेडियन है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स, जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं जो हम वन बाय वन नोट करेंगे। सबसे पहला है it is a coherent system of units। coherent का मतलब क्या है, that is a system based on a certain set of fundamental units from which all derived units are obtained by multiplication और डिवीजन। कोहेरेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि कुछ सर्टेन फंडामेंटल यूनिट हमारे पास, जैसा कि हमने बताया कि फंडामेंटल हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जी यूनिट्स ही हैं 7 हैं। तो अगर कोई हमें यूनिट इसके अलावा ड्राइव करनी होगी तो हम इसी यूनिट्स में हम उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मतलब बेसिकली यही है, जैसे कि हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, स्पीड जो होता है उसमें यूनिट होती थी हमारी मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने एनी फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड करके हमने इसके लिए एक नई यूनिट क्रिएट कर ली है, हमें अलग से कोई इसके लिए यूनिट नहीं बनानी पड़ी है। ओके, तो इसके बाद है नंबर 2। नंबर 2 इज it is a rational system of
यूनिट्स। रेशनल का मतलब है कि पहले मैं दे रहा हूं कि इट यूज ओनली 1 यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जैसे एग्जांपल लूं कि मान लीजिए कि एनर्जी है, आपका हो सकता है कि वो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी हो, या मतलब कि हीट एनर्जी हो। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आपका मान लीजिए वर्क हो, ये सारे हैं तो एनर्जी के फॉर्म ही। और इन सभी के लिए आपको अलग अलग यूनिट यूज नहीं करना है, इन सभी के लिए आप जूल यूज कर सकते हैं। जूल जो यूनिट है, जूल, आप ये जूल यूज कर सकते हैं। तो यानी कि इन सभी के लिए एक ही सिंबल है आपका, जे जूल। आप इसको यूज कर सकते हैं, भले आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। इसके लिए आपको अलग अलग यूनिट यूज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही है। और अब है नेक्स्ट पॉइंट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। इट इज मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या कि यूनिट इसमें जो है पावर ऑफ 10 से डिफर करती है, पावर ऑफ 10 से। इसका मतलब है कि आप पावर ऑफ 10 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं 1 किलोग्राम जो है 10 टू द पावर 3 ग्राम है, तो ये पावर ऑफ 10 में, पावर ऑफ 10 में। और इससे अलावा भी में ग्राम की अदर यूनिट कितनी किलोग्राम है, या फिर आप मान लीजिए आपका मिलीग्राम है, मिलीग्राम में आप पावर 10 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं 1 ग्राम 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम, सॉरी 10 टू द पावर प्लस आएगा इधर, 10 टू पावर 3 और 1 mg को अगर करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, है सब 10 की पावर में ही। और इसके बाद है पॉइंट नंबर 4 कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये जो आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर किसी हम कॉमन ग्राउंड पे एग्री नहीं करेंगे तब तक उस यूनिट को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें एक पॉइंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि हो सकता है कि जो अर्लियर यूनिट थी उसमें ग्रेविटेशनल जो यूनिट्स है उनको यूज करना पड़ता था, ग्रेविटेशनल यूनिट्स का, लाइक जी। बट दिस सिस्टम डोंट यूज दैट, दिस इज एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम। तो ये था आपका एडवांटेज ऑफ यूनिट्स। तो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कि व्हाट आर द गाइडलाइंस, कि जो यूनिट्स हैं उनको लिखने के लिए कुछ सर्टेन रूल हैं, तो वो कौन कौन से हैं। सो हेडिंग अपनी है गाइडलाइन फॉर राइटिंग SI यूनिट्स। सिंबल, यानी कि इनके जो सिंबल है वो हम किस तरह से लिखेंगे, उनके लिए क्या गाइडलाइन है। तो इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन रूल को। तो सबसे पहला है
letters are used for symbols। आपने देखा होगा जैसे सेकंड है उसमें हम एस लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल लेटर्स करते हैं हमेशा। और दूसरा है symbols are not followed by full stop। यानी कि हम सिंबल के वजह कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे मैं कह दूं कि स्पीड है, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ना कि मीटर डॉट सेकंड डॉट। ये जो है ये क्या होता है, डॉट नहीं लगा होता है, फुल स्टॉप नहीं लगा होता है। अगला पॉइंट है द इनिशियल लेटर of a symbol is capital only when the unit is after the name of a scientist। यानी कि पहला लेटर कैपिटल कब होगा, द इनिशियल लेटर ऑफ ए सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज स्टार्ट विद द, मतलब कि जो यूनिट है अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे, जैसे फोर्स की यूनिट है, इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन, इसको शॉर्ट में आप सिंबल में इसको एन लिखते हैं, कैपिटल एन होता है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम के व्याप पे बनाई गई है, तो इसलिए ये कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो आगे है जो फुल नेम है, द फुल नेम ऑफ ए यूनिट ऑलवेज begins with a small letter even if it has named after a scientist। यानी कि ये यहाँ पे स्मॉल एन आएगा क्योंकि ये इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा है। जैसे न्यूटन ही ले लीजिए अलग से, तो हमने इसका सिंबल कैपिटल जो लिखा है, लेकिन अगर फुल नेम लिखेंगे तो हमें इसको स्मॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है। और पांचवा है कि इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नो प्लूरल फॉर्म। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि टाइम की यूनिट है और हमने इसमें कुछ मेजरमेंट की जो 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड रहेगा, 5 सेकंड से नहीं लिखते इसमें कभी भी, 5 सेकंड से लिखा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा इन सिंबल, इसके अलावा है एक पॉइंट और है, इन ए सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज more than one solid s। इसका एग्जांपल देता हूँ, इसे समझ में आ जाएगा। जैसे इंटेंसिटी है, उसको हम लिखते हैं एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। हम इसको ऐसे बोलते हैं, पर इसको लिखने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी डिवाइड बाय सेकंड फिर इसको डिवाइड करके हम उसको
एरिया लिखेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमने इसको मान लीजिए जूल ऊपर लिख दिया और पर सेकंड जो है पर सेकंड और मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एरिया नहीं मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट ये हो गई। पर इसको हम कब इसको या फिर इसको लिख सकते हैं हम जूल पर सेकंड को हम वाट में लिख सकते हैं। पर कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं कि जैसे जूल है इसको पर सेकंड कर दूं फिर इसको पर मीटर स्क्वायर कर दूं, ये जो है ये गलत है। और इसीलिए कह रहा है कि वी डोंट यूज मोर देन वन शोल्डर्स। एक ही बार हम इसको डिवीजन की फॉर्म में एक ही बार ऐसे लिखा ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको बार बार ऐसे पर सेकंड पर यूनिट एरिया करके कभी नहीं लिखा जाता।